नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूनिक चैनल यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में जो है हम लोग भारत में आधुनिक भारत में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में कुछ चीज़ें शेष बची हुई हैं जिसको आगे मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िए और इस देखिए, इससे लगातार सवाल बनते हैं। एक बार आप ध्यान से ठीक से पढ़ लोगे तो फिर ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा डीप पढ़ोगे, थोड़ा सा विस्तृत पढ़ोगे तो ही आपके दिमाग में स्थिर हो पाएगा। अदरवाइज़ वन लाइन का करेंगे तो सिर्फ आपको रटना ही पड़ेगा। तो मेरी बातों पे गौर कीजिए और थोड़ा सा एक बार मेहनत कीजिए कायदे से, फिर देखिए आपको फिर कभी दोबारा जो है इस टॉपिक पे ज़्यादा बहस नहीं करना पड़ेगी, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बार अपना नोट्स देखेंगे और आपको सब कुछ बिल्कुल पहले के जैसे याद आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आज की वीडियो फिर से शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है भारत के विभिन्न प्रांतों में जो भारत क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। उसी कड़ी में इस बार जो है पहला पंजाब की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। भारत में जो पंजाब है वो बहुत ही क्रांतिकारी स्टेट रहा है हमेशा से, उस समय भी था। तो उस समय जो है था पंजाब में पहली जो सोसाइटी जो इस तरह की रिवोल्यूशनरी के लिए बनाई गई उसको भारत माता सोसाइटी कहा जाता है। उसका नाम था भारत माता सोसाइटी और ये 1904 में स्थापित हुई। इसके संस्थापक जो थे जतिन मोहन चटर्जी। देखिए चटर्जी नाम से लग रहा आपका होगा कि ये बंगाल के हैं, लेकिन बिल्कुल सही लग रहा है आपको, ये बंगाल के थे तो। लेकिन हमारे क्रांतिकारी जो थे वो किसी एक प्रांत में सीमित नहीं रह गए थे, बल्कि जगह जगह क्रांतिकारी दूसरों जगहों पर जा कर के भी इस तरह की गतिविधियों में भाग ले रहे थे। उसी तरीके से जतिन मोहन चटर्जी जो थे यहाँ पे आकर के इन्होंने भारत माता सोसाइटी स्थापित की थी। कहाँ पे स्थापित की थी? पंजाब में। यानी कि आपसे अब ये सवाल बनेगा कि पंजाब की पहली क्रांतिकारी सोसाइटी का नाम क्या है? तो उसका नाम है भारत माता सोसाइटी। अच्छी तरीके से याद रखिए। किस सन में स्थापित की गई? 1904 में स्थापित की गई। इसके संस्थापक कौन थे? जतिन मोहन चटर्जी। मुख्यतः ये बंगाल के थे, लेकिन यहाँ पर आकर के इन्होंने सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसके अन्य सदस्य जो सहायक सदस्य थे, अन्य सदस्य थे जो बहुत आगे चल कर के काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। उनमें लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारत में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए आपको नज़र आएंगे, जबकि लाला हरदयाल जो है वो भारत से बाहर विदेशों में बहुत बड़ी इनकी भूमिका नज़र आएगी आपको। चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, वो हर जगह आपको नज़र आएंगे लाला हरदयाल। लेकिन विदेशों के संदर्भ में आपको इनकी भूमिका ज़्यादा दिखाई देगी, जबकि लाला लाजपत राय भारत के संदर्भ में। इसके अलावा जो एक और लाला लाजपत राय के ही सहयोगी थे, उनका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं। अजीत सिंह जो है भगत सिंह के चाचा थे और भगत सिंह में जो क्रांतिकारी चीज़ें आईं वो उनकी चाचा की वजह से आई थी। उनकी चाचा की गतिविधियों की वजह से उनके अंदर देश भावना की, देश के लिए कुछ करने की, देश के अंदर के कुछ बातें आगे बढ़ाने की, देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता जो भगत सिंह में आई, उसकी पूरा का पूरा श्रेय जो है उनके चाचा अजीत सिंह को जाता है, जो लाला लाजपत राय के सहयोगी भी थे और भारत माता सोसाइटी के एक सक्रिय सदस्य भी थे। तो इस तरीके से लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, भगत सिंह वगैरह सभी लोग लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए लोग थे, एक दूसरे की विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग थे और इनमें सारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे लाला लाजपत राय। मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूँ कि लाल बाल पाल, यानी क्रांतिकारी, कोई भी क्रांतिकारी जो होता है सिर्फ एकाएक कोई व्यक्ति बंदूक या पिस्टल नहीं चलाने लगता है, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई माइंड होता है जो ये बताता है कि तुम्हारे साथ ये काम गलत हो रहा है और इसको सही करने के, इसको सही रास्ते पर लाने के क्या तरीके हो सकते हैं। वो कोई बैठा, कोई बुद्धिजीवी, कोई बुद्धिस्ट या कोई भी जो सोचने का काम करता है वो अलग होता है और काम करने का मतलब कर। जैसे आपको उदाहरण के स्वरूप में बताता हूँ कि कार्ल मार्क्स का नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो मार्क्सवाद के संस्थापक हैं। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने कभी खुद बंदूक और कट्टा नहीं चलाई, लेकिन उनके समर्थकों ने रसिया में, चाइना में इतने बड़े एम्पायर की स्थापना कर ली और उनकी लड़ाई पूंजीवाद से थी। लेकिन एक तरीके से कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको बौद्धिक खुराक अगर नहीं मिलेगी तो आप कोई कार्यविधि नहीं कर पाओगे। तो बौद्धिक खुराक देने वाले लोग कौन थे? गर्म दल के लोग थे, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष वगैरह इस तरह के लोग जो थे, जो इनमें ऊर्जा भर रहे थे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। दूसरी संस्था जो पंजाब में स्थापित हुई उसको नौजवान सभा कहा जाता है। ये 1926 में स्थापित हुई और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके संस्थापक
भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल थे। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अजीत सिंह की वजह से ही भगत सिंह में देशभक्ति के सारे जज्बे, कुछ कर गुजरने की क्षमता आई। तो अजीत सिंह के भतीजे थे भगत सिंह, और इन 3 लोगों ने मिलकर के, भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने मिलकर के भारत में नौजवान सभा का गठन किया था। और उसका उद्देश्य ये था, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि बम और कट्टा चलाएं, बल्कि इस सभा का मुख्य उद्देश्य ये था कि क्रांतिकारी सदस्यों की किस तरीके से संख्या में वृद्धि किया जाए, किस तरीके से कांग्रेस की निरर्थक नीतियों का जनता के सामने लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही थी याचना और प्रार्थना के सिवाय। तो किस तरीके से आम जनता को क्रांतिकारी आंदोलन के साथ जोड़ा जाए, यही इस नौजवान सभा का मुख्य उद्देश्य था। नौजवान सभा ने कोई कांड या कोई गोली कांड, बम कांड या किसी की हत्या नहीं की, बल्कि इसका काम था लोगों को भर्ती करना, लोगों को क्रांतिकारी विचारधारा से जोड़ना, इसका मुख्य काम था। तो ये काम जो था भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने मिलकर किया साथ में। तो आपसे देख सकते हैं कि पंजाब की दूसरी संस्था है नौजवान सभा, 1926 में स्थापित हुई। आप इसको छोटा छोटा करके नोट्स बना लीजिए। नौजवान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी। नौजवान सभा की स्थापना किस सन में हुई थी? 1926 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। इसके अलावा इन्हीं सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ एक कांड है जो आगे चल कर के दिल्ली कांड के नाम से या हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि 1911 में जब तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको दिल्ली दरबार के बारे में अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। उसमें पहली बार ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी पहली बार भारत आए थे, और उसमें कई घोषणाएं की गई थी, जिसमें से एक घोषणा ये भी थी कि दिल्ली अब नई राजधानी होगी। और 23 दिसंबर 2012 को जब दिल्ली ट्रांसफ़र हो रहा था, मतलब लॉर्ड हार्डिंग अपने पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उसी समय उस पर बम फेंका गया। और बम फेंकने वाले थे, योजनाकार जो थे वो रास बिहारी बोस थे। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ऐड कर रखी हैं। दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग बम कांड 23 दिसंबर 2012, यही वो डेट है जब राजधानी परिवर्तन होती है। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली आती है राजधानी। और ये तय किया जाता है कि लॉर्ड हार्डिंग का नई राजधानी में बम के साथ स्वागत किया जाएगा। पूरी तैयारी के साथ छत पे 2 लोग बैठे हुए थे बम लेकर के। पूरी योजना बनाने वाले थे रास बिहारी बोस, और उनके 2 नौकर थे, बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास। इन दोनों लोगों के जिम्मे था हार्डिंग के ऊपर बम फेंकना। हार्डिंग जो था वो दिल्ली में हाथी पे चढ़ करके और प्रवेश किया पूरे गाजे बाजे के साथ। उसी समय इन लोगों ने बम फेंका, लेकिन बम सही जगह पे नहीं लगा, क्योंकि उसकी भी अपनी पहरेदारी थी। चारों तरफ लोग देख रहे थे, बम गलत जगह पे लग गया। दूसरे लोग घायल हो गए, लेकिन बम जो है हार्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। दूसरे लोग हो गए, लेकिन इन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया और इन दोनों लोगों को फांसी दे दी गई। और रास बिहारी बोस जो है वो भाग गए कहाँ? जापान। पहले कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड रहे, और फिर कुछ दिनों के बाद ये जापान भाग गए और जापान में जा कर के अपनी क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू की। आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों से क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जब चर्चा करूंगा, तो वो उसमें उन क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा की जाएगी जो विदेश में रह करके भारत के लिए संघर्ष कर रहे थे। अभी तक आपने संघर्ष का सिर्फ एक पहलू देखा, क्रांतिकारी गतिविधियों का सिर्फ एक पहलू देखा कि भारत में रह करके लोग जो है क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अपने लोगों को जोड़ करके किसी भी तरीके से। उनका उद्देश्य यही था जो कांग्रेस का था। कांग्रेस भी ये चाहती थी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रियायत मिले, ज़्यादा से ज़्यादा शासन करने का मौका मिले, लेकिन हमारे ये क्रांतिकारी तो ये चाहते थे कि सीधा सीधा तुम भारत को छोड़ो, भारतीयों के लिए छोड़ो। तुम कौन होते हो हमारे ऊपर शासन करने वाले? इस तरीके से जुल्म सितम के साथ शासन करने वाले तुम होते कौन हो? तो इनका टारगेट थोड़ा सा डिफरेंट था, जो बाद में जाकर के कांग्रेस का भी टारगेट हो गया। आप देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी कहते हैं करो या मरो। आपको नारे से ही लगता है कि भारत छोड़ो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अंग्रेजों अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, अब भारत छोड़ के निकल जाओ और भारत हमारे लिए छोड़ो। क्योंकि अगर तुम हमारे लिए नहीं छोड़ोगे तो जापान जो है वो पूरब की तरफ से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम की तरफ से बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया पे कब्जा करता हुआ, क्योंकि उस समय सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जैसा कि आप जानते हैं 1939 से लेकर के 45 तक सेकंड वर्ल्ड वार चला है। तो उस दरमियान जापान जो था वो पूरब के क्षेत्र से, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से कब्जा करते हुए आ रहा था। तो इसलिए
कहा जा रहा था कि आप जो है भारत के लिए छोड़ो, जापान के लिए मत छोड़ो। तो रास बिहारी बोस जो है भाग करके जापान निकल गए। अब ये दिल्ली की घटना है, दिल्ली कांड भी इसको कहा जाता है, इसको लॉर्ड हार्डिंग बम कांड भी कहा जाता है। डेट याद रखिएगा, यही डेट जो है राजधानी परिवर्तन की भी डेट है। किसने बम कांड किया, किसने बम फेंका? बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास। योजनाकार कौन थे? रास बिहारी बोस थे। अब आइए, एक छोटी संस्था है मद्रास की, भारत माता समिति। देखिए नामों में थोड़ा फर्क है। भारत माता सोसाइटी, भारत माता समिति, कन्फ्यूज़न में मत पड़िएगा। समिति, सोसाइटी, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके। सोसाइटी कहाँ पे है? पंजाब में है। समिति कहाँ पे है? मद्रास में है। ये 1911 में स्थापित होती है, इसको याद रखिएगा। मद्रास में स्थापित होने वाली पहली संस्था, क्रांतिकारी संस्था कौन थी? भारत माता समिति। किस सन में स्थापित हुई? 1911 में। इसके संस्थापक सदस्य थे नीलकंठ ब्रह्मचारी और बंची अय्यर, 2 लोग थे। इन लोगों को कोई कांड करने का मौका नहीं मिला। जैसे संस्था बनाए, ब्रिटिश सरकार तब तक बहुत एक्टिव हो चुकी थी, मुखबरों से खबर मिल चुकी थी। और इन दोनों लोगों को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास अंडमान निकोबार सेलुलर जेल में भेज दिया गया। तो इस तरीके से ये संस्था जो है वो जन्म लेते ही समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव काफ़ी व्यापक रहा। इसके बाद में बहुत छोटी छोटी चीज़ें बिना किसी सोसाइटी को बनाए क्रांतिकारी गतिविधि के रूप में जारी रही, क्योंकि जैसे ही कोई सोसाइटी बनती थी उस समय ब्रिटिश सरकार के राज्य में बहुत सारे हिंदू और मुसलमान ब्रिटिश सरकार के लिए नौकरी करते थे, ब्रिटिश सरकार को सूचनाएं देते थे। तमाम तरह की प्रलोभन ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता था कि तुम हमें इनके बारे में सूचना दो, हम तुम्हें प्रमोशन कर देंगे, हम तुम्हारा ग्रेड बढ़ा देंगे, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें वो दे देंगे। तो बहुत सारे हमारे बीच के हिंदुस्तानी भाई लोग ही गद्दार निकलते थे और इन समितियों के बारे में ब्रिटिश सरकार को सूचना दे देते थे और सब लोग पकड़े जाते थे। तो इस तरीके से अपने बीच के ही लोग अपने दुश्मन थे। बाहर के लोगों को तो गोली मारी, बाहर के लोग तो दुश्मन पहले से ही थे, लेकिन अपने लोग ही अपने लोगों की बातों को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। इस तरह की चीज़ें थी। आगे आइए, अब मैं ये प्रारंभिक अभी तक में जो मैं आपको गतिविधि बताया हूँ क्रांतिकारी आंदोलन का, ये क्रांतिकारी आंदोलन का प्राथमिक चरण था। अब इसके सेकेंड चरण में कुछ दूसरे लोग आते हैं जो बहुत ही क्रांतिकारी कार्य करते हैं। वही मैं शुरू करने जा रहा हूं आपको, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। यहाँ तक ये एक अलग चरण हो गया, थोड़ा छोटे रूप में था, थोड़ा उतना ज़्यादा फैलाव नहीं था, क्योंकि गांधी जी का और अहिंसा का प्रभाव था। लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखना चाहते थे। उनको पता था कि अंग्रेज जब चाहें, उनके पास सारे संसाधन हैं, अगर हम लोग हिंसा पे उतरेंगे तो पकड़ के हम लोगों को मार डालेंगे। अच्छा, अंग्रेज़ों की बात छोड़िए, आज की पुलिस के देखिए, गांव में लोग एक सिपाही से डर जाते हैं। एक सिपाही आके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, सबकी बोलती बंद कर देता है। सोचिए कि अंग्रेज़ों के ज़माने में पुलिस की कितनी दहशत होगी। आज भी हमारी पुलिस जो है बिल्कुल ब्रिटिश पुलिस जैसी ही है, बस फ़र्क ये है कि लोग बदल गए हैं, लेकिन तरीका, काम करने का सलीका सब कुछ वही है, डराना धमकाना। पुलिस आज भी हमारी मित्र नहीं बन पाई, बल्कि ब्रिटिश पुलिस के तरीके से ही खौफनाक तरीके से डरा धमका करके अपना काम करती है। तो सोचिए उस टाइम उनका क्या स्थिति होगा। तो चलिए दूसरे चरण में सबसे महत्वपूर्ण है 1924 में स्थापित होने वाला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। नाम याद रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कानपुर में हुई। अपने से नोट कर लीजिए, स्थापना कानपुर में इसकी हुई है। नाम क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये दूसरे चरण की बनने वाली पहली संस्था है, 1924 में बनी है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ पे बनी हुई है? ये कानपुर में बनी हुई है। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक स्पेशली 2 लोगों को माना जाता है, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी। इसके अलावा जो भी लोग जुड़े हैं बाद में, वो बाद के जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे लोग, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह, ये बहुत सारे लोग इसी संस्था से बाद में जुड़े हैं। लेकिन संस्थापक के सदस्य के रूप में अगर आपसे सवाल पूछता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, अगर उसमें ये नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल, तो आप इसको टिक मारिएगा, ना कि चंद्रशेखर आज़ाद को और
राम प्रसाद बिस्मिल को मार दीजिएगा, बल्कि सही इसका आंसर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। तो इसको ध्यान में रखिए, संस्थापक मेन ये हैं, बाकी लोग धीरे धीरे उनसे जुड़ते गए, लगातार जुड़ते गए, और इस क्रांतिकारी संस्था ने पूरे उत्तर भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। पूरा उत्तर भारत का मतलब समझ रहे हैं आप, कम से कम 12 राज्य के लोग इसमें शामिल हो गए, धीरे धीरे शामिल होते गए, इसकी शाखाएं बढ़ती गईं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस संस्था का, जिसने इस संस्था को पूरी तरीके से हिला के रख दिया, झकझोर के रख दिया, या यूँ कहिए कि समाप्त कर दी पूरी तरीके से, वो था काकोरी कांड। जब मैं आंदोलन पढ़ा रहा था उसमें मैंने इस घटना का जिक्र किया था। काकोरी कांड, काकोरी स्थान जो है वो लखनऊ में है, इसको याद रखिएगा। लखनऊ सहारनपुर 8 लाइन पे मालगाड़ी जा रही थी, जिसमें कि ब्रिटिश ऐसी अफवाह थी कि उसमें बहुत सारा पैसा रुपया और हथियार और खजाना जा रहा है। तो क्रांतिकारियों के लिए भाई और कोई साधन था नहीं, जनता से उतना सहयोग मिल नहीं पाता था कि वो अपनी संसाधनों को पूरी कर सके। तो उनके पास एक ही तरीका था कि सरकारी खजाने को, सरकारी हथियार को लूट करके अपनी ताकत बढ़ाएं। तो इसी संदर्भ में काकोरी जो लखनऊ के क्षेत्र में पड़ता है, मालगाड़ी को लूटा गया। वो डेट थी 9 अगस्त 1925। इस मालगाड़ी को लूटने के चक्कर में इसकी खबर पुलिस को पहले लग चुकी थी कि क्रांतिकारी इसको लूटने की योजना बना रहे हैं। पुलिस भी अपनी जगह पर मुस्तैद थी और अपने क्रांतिकारी भी अपनी जगह पर बिल्कुल मुस्तैद थे कि इसको किस तरीके से जो है लूटना है। उन्होंने अपना तरीका अपनाया, लेकिन पुलिस और क्रांतिकारियों में मुठभेड़ हुई, बहुत सारे लोग पकड़े गए। करीबन इसमें 20 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया, 4 लोगों को फांसी दी गई, कई लोगों को दरबदर किया गया। इसमें जो स्पेशली जिनको फांसी दी गई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ काकोरी कांड में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये पंडित, इसका नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। यहाँ मैंने सिर्फ बिस्मिल लिखा हुआ है जगह बचाने के लिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। ये कई बार पूछ चुका है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे, इसलिए पूछ चुका है कई बार परीक्षाओं में कि पंडित राम प्रसाद शुक्ल को फांसी किस जिले में दी गई, किस जेल में दी गई। तो गोरखपुर के सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई। इसके अलावा रोशन लाल जो थे उनको नैनी इलाहाबाद, प्रयागराज आज के लिए, तो रोशन लाल को नैनी प्रयागराज में फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां, इनको फैज़ाबाद में फांसी दी गई। और राजेंद्र लाहिरी को गोंडा में फांसी दी गई। इन 4 लोगों को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद भूमिगत हो गए, फरार हो गए, नहीं पकड़ में आए। और इनके साथ बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बहुत सारे क्रांतिकारी इनके साथ धीरे धीरे जुड़ते गए, लेकिन सभी लोग भूमिगत हो गए। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भूखे शेर की तरह से भारतीय लोगों पर टूट पड़ी। जो भी जिन पे भी उनको शंका थी कि इन लोगों ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया है, उसको बड़ी प्रताड़ित किया गया। पुलिस के द्वारा पकड़ के बिना वजह जेल में डाला गया। बहुत बुरी तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया। मतलब कोई वो तरीका नहीं छोड़ा गया परेशान करने का उनको। तो इन 4 लोगों के फांसी के बाद जो है, और करीबन कितने लोगों का जीवन कारावास के बाद, ये संस्था जो है वो लगभग समाप्त हो गई। और इसको जो सदस्य बचे हुए थे वो भूमिगत हो गए अपनी जान बचाने के लिए, या फिर यूँ कहिए कि इस आंदोलन को फिर आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि जिंदा रहें। अगर जिंदा रहेंगे तभी हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर मर ही गए तो फिर तो सारा खेल ही समाप्त हो जाएगा, पूरा नेटवर्क समाप्त हो जाएगा। तो जो लोग भूमिगत हो गए उन्होंने फिर से एक नया संगठन बनाने का प्रयास किया और उसमें बनाने में सफल रहे। और उस संस्था ने तो सिर्फ एक ही कार्य किया और इसके वारे न्यारे हो गए। सब लोग पकड़े गए, आजीवन कारावास, फांसी, सब कुछ हो गया। लेकिन जो इसके बाद जो संस्था बनी उसने बहुत सारे कार्य किए, उस बारे में बता रहा हूँ आपको। वो संस्था इससे 4 साल बाद, देखिए ये घटना होती है 25 में, 28 हो गए, करीबन 3 साल बाद, 3 साल तक ये सारे क्रांतिकारी भूमिगत रहे, अपने जान बचाते रहे, एक दूसरे को लिंक करके जोड़ते रहे और किस तरीके से एक नया संगठन खड़ा किया जाए इस पर चर्चा करते रहे। इतना करने के बाद उन लोगों ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, आप ध्यान दीजिएगा ज़रा, यहाँ पे सिर्फ सोशलिस्ट संस्था वही है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें केवल सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। संस्था वही है, बस सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। और ये 1928 में स्थापित हुई
और कहाँ पे स्थापित हुई? दिल्ली में स्थापित हुई। दिल्ली में कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला मैदान। आज जानते हैं आप लोग, फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रिकेट होता है। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला मैदान में नई दिल्ली में इस पार्टी की स्थापना हुई। क्या नाम था इसका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके संस्थापक सदस्यों में अब आप कह सकते हैं इसके संस्थापक सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, ये 2 लोग थे। स्पेशली अगर पूछता है आपसे, अगर इन चारों लोगों के नाम दे देता है तो पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद को टिक करिएगा। पूछ देगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद। कहाँ पे स्थापना हुआ है? तो कहाँ पे स्थापना हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है? 1928 में हुआ है। इससे कई सवाल आप बना सकते हैं अपने से देख करके, पढ़ करके, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके। आप खुद ही देख रहे हैं, सन को एक अलग डेट बनाइए, संस्था को एक अलग डेट बनाइए, स्थान को एक अलग डेट बनाइए, संस्थापक को एक अलग डेट बनाइए, इससे जुड़े हुए लोगों की एक अलग डेट बनाइए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, कई लोग इसमें जुड़े हुए थे इस संस्था से। लेकिन संस्थापक कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, एमपी में। एमपी के महू नामक स्थान पे हुआ था। और लेकिन इनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही। अपना कानपुर, दिल्ली, आसपास का पूरा उत्तरी भारत का बेल्ट रहा, लेकिन इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। अब इस संस्था ने क्या क्या कार्य किए, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला कार्य, सैंडर्स की हत्या। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। जब मैं स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा रहा था, नॉर्मल गतिविधियों का बारे में बता रहा था, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। सैंडर्स की हत्या क्यों की गई? भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया। आप लोग कहेंगे 27 में साइमन कमीशन के आने की घोषणा हुई है, लेकिन साइमन कमीशन भारत में आया है 1928 में। उसी दरमियान पूरे भारत में गो बैक साइमन के जब नारे लग रहे थे, पंजाब में लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और लाठीचार्ज में 31 अक्टूबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्हीं का बदला लेने के लिए उसी सन जो वहाँ का कमिश्नर था सैंडर्स, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु ने मिल करके सैंडर्स की हत्या कर दी। तो सैंडर्स की हत्या का संबंध किससे जुड़ा है? लाला लाजपत राय के लाठी चार्ज से जुड़ा हुआ है। ये मैं आप लोग को रिमाइंड कर रहा हूँ, बता चुका हूँ, फिर भी रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि सवाल बार बार आते हैं, एक बार में याद नहीं होंगे आपको, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। लाला लाजपत राय से जुड़ा हुआ है ये हत्या। लाला लाजपत राय, अगर आपको याद आ रहा है तो ठीक है। लाला लाजपत राय हत्याकांड आप चाहें तो बगल में लिख लीजिए। इसी की वजह से सैंडर्स की हत्या की गई थी। सैंडर्स की हत्या के बाद जो परिस्थितियां बनी हमारे क्रांतिकारियों के लिए, क्रांतिकारी इस हत्या के बाद भूमिगत हो गए और अंग्रेज जो है इनकी खोज में जो लोग इनसे नहीं जुड़े थे, निसहाय लोगों को, जो इनका कोई इस घटना से कोई मतलब नहीं था, घर में पूछताछ के बहाने बड़ी अमानवीय यातना दी जाने लगी। तब इन लोगों ने सोचा कि अब हमें बाहर आ जाना चाहिए, वरना बेगुनाह लोग जो बेकसूर हैं वो बिना वजह टार्चर हो रहे हैं। तो उस वजह से अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये फैसला किया कि हम लोग अपने आप को सरेंडर करेंगे, लेकिन सरेंडर ऐसे नहीं करेंगे। सेंट्रल असेंबली में ये लोग भेष बदल के घुस गए और जहाँ खाली स्थान था वहाँ बम फेंका। अब बम के साथ पर्चा भी फेंका और पर्चे पर लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए तेज़ आवाज़ की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से असेंबली बम कांड हुआ, क्योंकि जनता पे बेवजह असहनीय टार्चर किया जा रहा था। बेगुनाह जनता को बचाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। ये कई बार सवाल पूछ चुका है कि सेंट्रल असेंबली बम कांड के मुख्य अभियुक्त थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इनको यहाँ जब गिरफ्तार कर लिया गया असेंबली बम कांड में, तो इन लोगों पे मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा उसको कहा जाता है। क्यों लाहौर षड्यंत्र? ये तो असेंबली बम कांड तो दिल्ली में हुआ था, फिर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा क्या मतलब था? लाहौर षड्यंत्र मुकदमा से मतलब था सैंडर्स की हत्या से, क्योंकि सैंडर्स की हत्या लाहौर में की गई थी। तो इसकी हत्या का क्लेम लगा करके इन लोगों पे मुकदमा चलाया गया, भगत सिंह पे
बटुकेश्वर दत्त उसमें शामिल नहीं थे उस कांड में, सैंडर्स की हत्या में, इसलिए इन पे दूसरे तरह का मुकदमा चलाया गया और इनको आजीवन कारावास दिया गया। जबकि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। आप लोग जानते ही हैं 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई है। ये डेट आपको मैं पहले लिखवा चुका हूँ, फिर भी लिख देता हूँ। 23 मार्च, नोट कर लीजिए, 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु को फांसी दे दी गई। किस मुकदमे में, पूछ सकता है आपसे कि इन लोगों को फांसी किस डेट को दी गई, या ये पूछ सकता है कि किस मुकदमे में के तहत इन लोगों को फांसी दी गई। दिल्ली बम कांड, सेंट्रल असेंबली बम कांड, लाहौर बम कांड, या किसी अन्य स्थल का नाम लेकर के आपको पूछा जा सकता है सवाल। इस तरीके से आप याद रखिएगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के तहत। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा क्या था? सैंडर्स की हत्या का था। इस तरीके से इसको जोड़ के याद करेंगे तो आसानी से होगा। इस समिति का अगला मुख्य काम था, इन लोगों को फांसी दे दी गई, अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद फिर से भूमिगत हो गए, अभी भूमिगत चल रहे हैं। इन लोगों ने योजना बनाई, अभी ये लोग जेल में थे, इन लोगों ने योजना बनाई कि क्यों न तत्कालीन जो गवर्नर जनरल वायसराय हैं उनकी ट्रेन को ही उड़ा के मार दिया जाए। इस ट्रेन को उड़ाने का प्लान बनाया गया 23 दिसंबर 1929 को, और इसको बनाने वाले थे चंद्रशेखर और यशपाल। ट्रेन का गलती से ट्रेन जो है वो डब्बा नहीं पलटा जिसमें गवर्नर जनरल बैठा था, दुर्भाग्य था। दूसरे 3-4 डब्बे उतर गए और गवर्नर जनरल जो है था वो सुरक्षित बच गया। ये लोग भी जो है फिर वहाँ से तत्कालीन से भूमिगत हो गए और आगे की ये लोग अपना मूवमेंट बनाए रखे। अंदरूनी रूप से फिर से वही कहानी जो इसके समय हुई थी फिर से यहाँ भी फिर से दोहराई जाने लगी, क्योंकि सारे मुकदमे में जितने भी लोग थे लगभग सबको पकड़ करके फांसी या आजीवन कारावास या कुछ इस तरीके का जेल में डाल दिया गया। इस तरह की घटनाएं होती रहीं। फिर ये लोग भूमिगत हो गए और आगे चल कर के फिर इन लोगों ने अपनी अपनी गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बारे में हम लोग फिर से चर्चा कर रहे हैं। अगली संस्था के रूप में जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर जी, यशपाल वगैरह लोग भूमिगत हो गए और अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में ये लोग इलाहाबाद में मिले, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क कभी जाइएगा तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की जो है बंदूक रखी हुई है, वहाँ के संग्रहालय में उसको आप देख सकते हैं। अल्फ्रेड पार्क, कंपनी बाग, इसके कई नाम हैं। आप वर्तमान में इसको आज़ाद पार्क कहा जाता है, आज़ाद पार्क। यहाँ घूमने के क्रम में, मीटिंग करने के संदर्भ में चंद्रशेखर आज़ाद व यशपाल मिले थे मीटिंग करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से ब्रिटिश सरकार को सूचना मिल गई और उसने मुठभेड़ शुरू हो गई और यशपाल मुठभेड़ में मारे गए। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद को आप जानते हैं कि अंतिम गोली बची तो उन्होंने खुद अपने आप को दाग लिया था। तो ये इनकी चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत का दिवस है, 27 फरवरी 1931। यशपाल तो इनकाउंटर में मारे गए, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को मारा था, ये सब आप जानते हैं। इस तरीके से उत्तर भारत से 1931 में पूरी तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों का समापन हो गया। उत्तर भारत पूरी तरीके से शांत हो गया, क्योंकि सारे क्रांतिकारी लगभग या तो आजीवन कारावास में चले गए या फांसी पर चढ़ गए या मार दिए गए। बंगाल में एक थे जो बंगाल में ये लास्ट मूवमेंट है जो आपको क्रांतिकारी गतिविधियों में दिखाई देती है। इनको कहा जाता है मास्टर दा सूर्य सेन। इन्होंने 18 अप्रैल 30 को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। इनका भी वही उद्देश्य था कि अपने आप को मजबूती प्रदान करने के लिए ब्रिटिश हथियार, पैसा, खजाना लूटा जाए। इसी क्रम में चटगांव आर्मरी रेड, इन लोगों ने यहाँ पे अटैक किया और इसमें मुख्य सूर्यसेन के अलावा कल्पना दत्त महिलाएं भी शामिल थीं। कल्पना दत्त आपसे पूछ सकता है किस क्रांतिकारी दल में महिलाओं ने अपनी शहादत दी। डायरेक्ट मोर्चे पे आकर के तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी जिसको सूर्यसेन ने स्थापित किया था। कल्पना दत्त, प्रीति लता
प्रीतिलता वाडेकर, सूर्यसेन। इसके अलावा बहुत से क्रांतिकारी थे। इन दोनों लड़कियों ने अब पकड़ाने से पहले खुद को जहर खा करके अपने आप को मार लिया। सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 1932 में सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। सूर्यसेन को फांसी दे दी गई और इस तरीके से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का पूर्ण तरह से समापन हो जाता है। यहाँ इसके बाद कोई इस तरह का संगठन या कोई इस तरह का ग्रुप नहीं बनता जो भारत में कट्टे और पिस्तौल की बम की राजनीति करता हो, बल्कि अब राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी थी और राजनीति पूरी तरीके से गांधी जी के तरीकों में ढल चुकी थी। अब इस तरीके से पूरी तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों का हम समापन करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और इसको बढ़िया से आप नोट्स बना करके ठीक से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।